वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर दीक्षा कौशल। बेटा हमने आपके केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स को वन शॉट में कवर कर दिया है विद डिटेल्ड टॉपिक्स, और हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। हर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम करने वाले हैं एक टाइप, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, टॉप 25 एमसीक्यूज आपके चारों चैप्टर्स में से, यानी कि आपकी केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी ब्रेक हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज इन अमोनिया। देखो यहाँ पे जो आपके चार चैप्टर्स हैं, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो चारों के चारों चैप्टर्स को मैंने इन 25 क्वेश्चंस में कवर कर लिया है। तो हम शुरू करते हैं। इन अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज इन द रेशो बाय मास। देखो बाय मास रेशो दो तरह की होती है जो मैंने आपको बताई थी, एक होती है बाय मास और एक होती है बाय एटम। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कौन सी रेशो के बारे में पूछा गया है, बाय मास पूछा गया है या बाय एटम्स पूछा गया है। अगर आपको बाय एटम्स पूछा जाता, ये रही नाइट्रोजन, ये रही हाइड्रोजन, इन दोनों के एटम्स कितने हैं? नाइट्रोजन कितने हैं? अमोनिया में एक नाइट्रोजन है तो दिस इज 1, एंड हाइड्रोजन कितना है? 3, तो दिस इज 1:3, दैट विल बी रेशो बाय एटम्स। अगर यहाँ पे रेशो बाय मास की बात करें, रेशो बाय मास कितना होगा? आपने हर एटम का मास भी साथ में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? एक एटम है, और हाइड्रोजन का कितना एटम है? 3 एटम्स है। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किस चीज को करेंगे? उसके मास को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, एंड हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। सो द रेशो कम्स आउट टू बी 14:3। ये अगर आपको नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन की रेशो पूछी गई है, दैट विल बी 14:3। अगर आपको हाइड्रोजन रेशो नाइट्रोजन पूछा गया होता तो दैट विल बी 3:14 हो जाता। तो यहाँ पे पूछा है नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन, दैट इज बी is the correct answer, that is 14:3 is the correct answer। तो ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन की क्या रेशो है, बाय एटम्स या बाय मास क्या है, वाटर में क्या रेशो है, वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कि यहाँ पे वीडियो को करो पॉज और यहाँ पे मुझे बताओ वाटर की क्या रेशो हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ वाटर, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द रेशो ऑफ वाटर, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन बाय मास, इसकी क्या है, एंड बाय एटम्स क्या होगी। ठीक है, बाय मास क्या है एंड बाय एटम्स क्या होगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अभी बताओ। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, और भी कंपाउंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, देखो यहाँ पे किस चीज का आपको ध्यान देना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पॉजिटिवली पूछा है, दैट मीन्स आपको करेक्ट के बारे में पूछा है, तो हम ट्रू फॉल्स की तरह इस चीज को सॉल्व करेंगे। Na इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या Na है? नहीं, Na किस चीज का सिंबल है? Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। ठीक है, Na किसका सिंबल है? सोडियम का है। एंड नाइट्रोजन का क्या सिंबल होता है? दैट इज कैपिटल N ओनली। ओके, सो सोडियम ऐसा क्यों है? वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि सोडियम का सिंबल Na है, SO नहीं है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इसके लेटिन नेम से इसको डिराइव किया गया है। लेटिन नेम जैसे सोडियम का लेटिन नेम होता है नेट्रियम। ठीक है, सोडियम का लेटिन नेम होता है नेट्रियम, इस वजह से नेट्रियम से हमने Na को उठाया है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका नाम उनके जो हमारा डेली यूजेज में हम उनका नाम बोलते हैं, वहां से उनका सिंबल नहीं उठाया जाता, बल्कि उनके लेटिन नेम से उसके सिंबल को उठाया जाता है। जैसे सोडियम का इस नेट्रियम से लाया गया है, दैट इज Na। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटॉन कंटेन
ओनली पॉजिटिव चार्ज, कि प्रोटॉन के पास कंटेन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज ट्रू। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। ये होता है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा। SU इज द सिंबल ऑफ सल्फर, बिल्कुल नहीं, सल्फर का सिंबल होता है कैपिटल S ओनली। ठीक है, सल्फर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल S ओनली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या था? इसका करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे देखो कौन कौन सी मेन चीजें, यहाँ पे मेनली आपको सिंबल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सिंबल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहले 20 एलिमेंट्स की तो प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसीज, उनके सिंबल्स क्या हैं, इस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको डिटेल में कवर करवाया हुआ है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखो, मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी एटम का सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर। क्या प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर को सम करके बनता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर, मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला तो पहले ही क्रॉस कर दो, वो तो सभी को पता लग जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन वाला सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो हमें किस चीज में कंफ्यूजन आएगी? आपको किस चीज में कंफ्यूजन आ जाएगी कि क्या सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, क्या सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, या सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस चीज में आपको कंफ्यूजन आएगी, क्या ये चीज है या ये चीज है। तो बेटा हमें क्या चीज याद रखनी है, इस चीज को कैसे समझना है? इस चीज को समझने का ये वे है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास तो बेटा निग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसका इतना मास होता ही नहीं है, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। जब भी हम किसी चीज का मास गिनेंगे तो मास में उसका टोटल बॉडी का मास देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स है। इन तीनों के बीच में किस चीज का मास हम बोलते हैं निग्लिजिबल है? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो निग्लिजिबल होता है। और हम ये बोलते भी हैं कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में लाई करता है। ठीक है, एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में लाई करता है। और न्यूक्लियस में कौन सी चीजें होती है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो ये हो जाएगा गलत, हमारे पास करेक्ट क्या आ जाएगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है क्या? मॉलिक्यूलर मास। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास इज निग्लिजिबल, तो हम उसे कंसिडर भी नहीं करते। ओके, इसी वजह से यहाँ पे आपको ये भी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या सोडियम एंड Na पॉजिटिव, एक आयन है, ठीक है, और एक एटम है, ये क्या है? एटम है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि इसमें Na पॉजिटिव में, ये Na पॉजिटिव कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na पॉजिटिव बना है। तो जब ये Na पॉजिटिव बना बेटा, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है क्या इसका मास कम हो जाएगा या इसका मास ज्यादा हो जाएगा, या इसके मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है तो मास तो उसका कम होगा ही, एक इलेक्ट्रॉन का मास कम हुआ है। पर बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। इस वजह से जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी उसके मास में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास उसका सेम ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक ही एटम आपस में, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन गैस बनाता है तो H2 दो ही एटम हाइड्रोजन के कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना पाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना पाते हैं। ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन जो हम इनटेक कर रहे हैं उसमें O2 मतलब दो ही हमारे ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन कर पा रहे हैं। अगर ओजोन की बात करती हूँ दैट इज O3, इसमें 3
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हम इनटेक कर रहे हैं वहां पे एटॉमिसिटी इज 2, जो ओजोन लेयर वाली ऑक्सीजन है उसमें एटॉमिसिटी इज 3। तो ऐसे ही हमारे पास एटॉमिसिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो केमिकली बाउंड हो चुके हैं, केमिकली उन्होंने बॉन्ड बनाया है आपस में टू मेक अ मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज द एटॉमिसिटी। सो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करनी है। क्या फॉस्फोरस डायटॉमिक होता है, एटॉमिक होता है, पॉलीएटॉमिक होता है या मोनोटॉमिक होता है, ठीक है, क्या होता है? पहले तो एटॉमिक इज नथिंग, एटॉमिक तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है, हर एटम एटॉमिक होता है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। मोनोटॉमिक का मतलब उसमें एक ही एटम कंबाइन होगा, जैसे हमारे पास आ जाता है हीलियम, ठीक है, हीलियम गैस, ठीक है, तो हीलियम कभी भी हीलियम आपस में कंबाइन नहीं होते। सो ये क्या है, हमारे पास मोनो एटॉमिक होती है, ठीक है, मोनो एटॉमिक होती है। और जैसे आर्गन हो गई, नोबल गैसेस हो गई, तो ये क्या करती हैं, बॉन्ड नहीं बना रही किसी और के साथ, तो ये मोनो एटॉमिक होती है, एक ही एटम होता है, उसी चीज का मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन जो फॉस्फोरस होता है उसमें 4 मॉलिक्यूल्स लगते हैं, कितने, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस लगते हैं, दैट मीन्स इट इज टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक है, या उसे हम पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं, या उसे हम पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। इनमें से अगर करेक्ट ऑप्शन मेरे को देखना होगा तो आएगा पॉली एटॉमिक। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता एक ऑप्शन में टेट्रा एटॉमिक भी होता तो मैं टेट्रा एटॉमिक को टिक करके आती, क्योंकि दैट इज मोर रिलायबल, वो ज्यादा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ज्यादा करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे टेट्रा एटॉमिक होता है, और टेट्रा एटॉमिक इज पॉली एटॉमिक ओनली। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज एक और चीज है यहाँ पे, सल्फर के कितने एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, सल्फर के कितने एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एटॉमिसिटी, कि सल्फर के कितने एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने एटम्स इसके आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ये मुझे बताओ क्या आएगा, व्हाट विल बी द रीजन, व्हाट विल बी द आंसर। द आंसर इज, आंसर क्या आएगा इस चीज का, ऑप्शन दूं या ऐसे ही बता दोगे, ऐसे आई थिंक बता दिया होगा आपने, अभी तक बता दिया होगा, दैट इज 8, ठीक है, दैट इज, इसकी कितनी एटॉमिसिटी होती है, ऑक्टा एटॉमिसिटी होती है, 8 एटॉमिसिटी होती है इसकी, ठीक है, कितने एटम्स इसके कंबाइन करते हैं, 8 एटम्स इसके कंबाइन करते हैं आपस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉलीएटॉमिक आयंस फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। तो यहाँ पे वो बोल रहा है पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, पॉलीएटॉमिक आयन कौन से होते हैं बिलो ऑप्शन। तो देखो पॉलीएटॉमिक का क्या मतलब होता है, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, एटॉमिक मीन्स एटम, तो मतलब बहुत तरह के एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, टाइप्स ऑफ एटम्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, कि नंबर ऑफ एटम तो इंक्रीज होंगे ही, वहां पे हम नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एटम्स में क्या चीज आ जाएगी, जैसे हमारे पास NH4 पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे NH3 क्या है, NH3 इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आयन नहीं है। जब ये H पॉजिटिव को गेन कर लेगा तो ये एक आयन बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे एक आयन में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे SO4 नेगेटिव है हमारे पास, ये भी क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है, NO3 नेगेटिव, ये भी क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है। एक तो इसमें एटम्स डिफरेंट तरह के हो चुके हैं, ज्यादा अमाउंट में एटम हो चुके हैं, डिफरेंट तरह के एटम हो चुके हैं, और साथ में ये क्या है, एक आयन है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करके ये बना हुआ है, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयन। तो इसमें से हमें देखना है कौन कौन से इसमें पॉलीएटॉमिक आयन हैं। क्रिप्टॉन इज एन एटम, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, एक मॉलिक्यूल है, देन नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है, एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, अगर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें या एटम की बात करें, पर डेफिनेटली ये तीनों चीजें आयन तो नहीं है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी नहीं है। लेकिन हमारे पास अमोनियम क्या है, अमोनियम क्या है, दैट इज NH4 पॉजिटिव, दैट इज दिस थिंग विच इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज option number D is the correct answer for this. Okay, so option number D is the correct answer for this. Next आता है, next question आता है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपको इस
चीज पे, इस टॉपिक पे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेटली वो पूछने वाला है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक मेथड होता है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे करवाना है, कैसे करना है उस चीज को, वो आपको करवाया हुआ है, ठीक है। वो आप देख सकते हो जाके, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। तो यहाँ पे कैसे करते हैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कैसे करते हैं। सोडियम की पहले तो आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, Na पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है। सो पहले हम देखेंगे सोडियम की वैलेंसी क्या है, देन हम उसके बाद देखेंगे सल्फेट, ठीक है। सल्फेट इज 2 नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, मतलब Na की वैलेंसी होती है 1 एंड सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो हमें उन दोनों कैटायन एंड एनायन के बारे में पता होना चाहिए, फिर उन दोनों की वैलेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगी और कुछ भी इतना नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये Na है, Na को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे SO4 है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव को साइड पे हटा दो, वैलेंसी सिर्फ नीचे लिख लेनी है। अभी बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस वैलेंसी का क्या मतलब है, Na को आपने वैलेंसी दूसरे वाले की दे देनी है, एनायन की वैलेंसी दे देनी है, मतलब Na के पैर में क्या चला जाएगा, Na के पैर में चला जाएगा इस वाले की वैलेंसी, दैट इज 2, ठीक है। और SO4 के पैर में क्या चला जाएगा, इस वाले की Na की वैलेंसी, दैट इज 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास करके क्या आ जाएगा, Na2SO4। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, बहुत एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। मोनोटॉमिक कौन से है, डायटॉमिक, अनायन, कैटायन, टेट्राटॉमिक, ट्रायटॉमिक, ये सारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप नाम से ये बता सको कि इसकी वैलेंसी क्या है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आता है, the correct answer is A, that is Na2SO4। ओके, सो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आता है, फर्स्ट ऑप्शन, that is Na2SO4। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे ये डेफिनेटली आने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जितने भी मैं आपको अभी आज क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सारे प्रिडिक्टेबल ही हैं, ये आपको आने हैं एग्जाम में, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। मैं आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में करवा रही हूँ, आपको 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको डेफिनेटली आपने करके जाना है। सो दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी है, तो उसने क्या बताया था, कौन से लॉज को एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो उसने एक्सप्लेन किया था, देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी उसने एक्सप्लेन किया था। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यही चीज हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने पहले बताई थी, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी उन्होंने। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि H2O को आप जहां से भी लेके आओगे, चाहे यहां से लो, चाहे नदी से लो, चाहे RO का वाटर लो, तो आपका जो यहाँ पे H2O का फॉर्मूला है वो डिफर नहीं करेगा। पानी के फॉर्मूले में 2 ही H के मॉलिक्यूल, H के एटम्स होंगे और एक किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर जाके फॉरेन कंट्री में जाके पानी पी रहे हो तो आप बोलोगे वहां का पानी तो भाई HO है, वहां का पानी तो भाई H3O है, ऐसा नहीं है। पानी जहां से भी आएगा, मतलब कोई भी कंपाउंड किसी भी जगह से आप जाके ले लो, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डाल्टन ने कोई ऐसी बात नहीं करी थी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है, अगर हमारे पास 2 एटम्स हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपके पास 2 एटम्स हैं, तो अगर आप इन 2 एटम्स को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, ये इस फॉर्म में कंबाइन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे H2O की फॉर्म में कंबाइन हो रहे हैं, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन की फॉर्म में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये वाटर को बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट कंपाउंड। अगर ये इस फॉर्म में कंबाइन हो रहे हैं
इसको कंबाइन कर लो, इस फॉर्म में कंबाइन हो रहे हैं तो ये डिफरेंट चीज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज बना रहे हैं, जैसे हमारे पास परऑक्साइड बना रहे हैं, जैसे हमारे पास, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इस चीज की, ठीक है, जो आपने बहुत बार सुनी होगी। तो बेटा देखो, हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दो चीजों में कंबाइन हो जाता है। अगर यहाँ पे CO2 भी बना देता है, CO भी बना देता है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपने बहुत बार इन दोनों गैसेस के बारे में सुना होगा। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन ये वाला कंपाउंड भी बनाते हैं, ये वाला कंपाउंड भी बनाते हैं, मतलब वो मल्टीपल प्रोपोर्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में आपस में कंबाइन होके डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था। ओके, सो हमारे पास क्या आंसर आता है? आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। पहला, सेकंड एंड फोर्थ हमें लॉ इसने डिस्क्राइब किया था डाल्टन जी ने, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दीज आर द थ्री लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइटेस्ट पार्टिकल इज, लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? लाइटेस्ट पार्टिकल, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास होता है निग्लिजिबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है निग्लिजिबल, 9.1 × 10⁻⁻, कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो ये भी एक बार ही देख लेना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के क्या पता होना चाहिए आपको? एक तो चार्ज इनके बारे में, जो इसका एक्चुअल चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज है, वो पता होना चाहिए, एंड इसके ऊपर क्या इसका मास है, ठीक है, इसका किलोग्राम एंड ग्राम्स में इसका क्या मास है, ये आपको पता होना चाहिए। इन तीनों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, ये दो चीजें आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। दैट इज फ्रॉम चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ये चीजें आ जाएंगी। वो भी आपको डेफिनेटली इजीली पूछा जा सकता है, किसमें? सीधा से। इसमें क्या है, आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते, या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है निग्लिजिबल, सो इट इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, ठीक है। आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्या है? लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, कैनाल रेज वर नेम्ड पॉजिटिव रेज बाय। देखो, दो चीजें हैं कैनाल रेस, एक तो हमने कैथोड रेस के बारे में बात करी थी, ठीक है, कैथोड रेस के बारे में बात करी थी। तो कैथोड रेस कौन सी होती है? नेगेटिव रेस होती है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तब की बात है ये। जो कैनाल रेस थी, मतलब कि कैनाल रेस का क्या है? कैनाल रेस होती है एनोड रेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनोड रेस को ही कैनाल रेस बोला जाता है। तो कैनाल रेस होती है पॉजिटिव रेस। ओके, तो ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था? ये गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्डस्टीन ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने किस चीज के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन के अंदर एक तो ऐसा कुछ पॉजिटिव चीज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पे मूव कर रहा है। उनको नहीं पता वो पॉजिटिव चीज क्या है, उन्होंने बस इतना बताया था, हाइड्रोजन गैस को जब मैं यूज करता हूँ तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं दूसरी साइड, पीछे रह जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। उसी पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने, कॉम्बिनेशन को उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे कैनाल रेज क्या है? निकल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, चैडविक ने क्या किया था? चैडविक ने क्या किया था? तीन ऑप्शंस आएंगे। चैडविक ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को किया था, या न्यूट्रॉन को किया था? किस चीज को डिस्कवर किया था चैडविक ने? चैडविक ने किस चीज को डिस्कवर किया था? चैडविक ने किस चीज को डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को किया था, प्रोटॉन को किया था, या न्यूट्रॉन को किया था? ओके, सो चैडविक ने किस चीज को डिस्कवर किया था? चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ओके, सो नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक इससे पहले भी एक मॉडल था, ठीक है, थॉमसन, ठीक है, थॉमसन का एक मॉडल था, उस मॉडल का और नाम क्या था और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? ठीक है, थॉमसन का एक मॉडल था, उसका नाम क्या था और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या बताया था, ये मुझे बताओ। ठीक है, थॉमसन ने कौन से मॉडल को बताया था? ठीक है, उसका नाम क्या था? एक खाने पीने की चीज पे हमारा नाम है उस चीज का, जो हमें बहुत ही पसंद है, हम गर्मियों में बहुत ज्यादा खाते हैं वो वाली चीज। ठीक है, तो कौन सी वो चीज है जिसपे थॉमसन मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन किया था? एंड इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या बोला था?
पॉजिटिव चार्ज को उसमें क्या बोला था। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। क्या वो सिर्फ ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है? नहीं जी, वो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस नहीं है, उसके बीच में भी प्रोटॉन्स होते हैं। ड्यूटेरियम इज जहां पे हाइड्रोजन का 2 वाला आइसोटॉप, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 वाला आइसोटॉप। प्रोटॉन इज अल्फा पार्टिकल। क्या प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। प्रोटॉन क्या आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है? मतलब अगर आप यहाँ पे H2 के मॉलिक्यूल्स में H2 का मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम हो, उसमें से कहता अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दो, निकाल दो, आयनाइज करवा दो, तो क्या हमारे पास प्रोटॉन बन जाएगा? ये प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, यहाँ ये आयनाइज हाइड्रोजन एटम है। तो पहली दो चीजें तो सभी को ही पता लग जाएगी कि ये ऑप्शन गलत है। कंफ्यूजन आएगी क्या ये आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या ये आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है। सो द आंसर इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है। ये क्या है? आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है। व्हाट इज द रीजन? एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो पीछे क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन है, उसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। उसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2 प्रोटॉन है। तो अगर यहाँ पे आप इसको आयनाइज कर देते हो तो आपके पास पीछे 2 प्रोटॉन बचते हैं, और यहाँ पे अगर आप इसको आयनाइज कर देते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा देते हो, तो आपके पास एक ही प्रोटॉन बचता है। सो प्रोटॉन इज व्हाट? इट इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, नॉट मॉलिक्यूल। तो आंसर इसका क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, कि ये क्या है? आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है, ना कि आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्या आएगा? व्हेन अ गैस एट रिड्यूस्ड प्रेशर इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, द रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेगेटिव कैथोड रेज आर। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी चीज के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप दोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको ये चीज बताई है जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही। क्या इसका आंसर एनोड रेज होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड में से जो रेज आ रही हैं, क्या उसको एनोड रेज बोलते हैं या कैथोड बोलते हैं या एक्स रेज बोलते हैं या रेडिएशन रे बोलते हैं, ठीक है, या रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है, कुछ भी इसके ऊपर नाम हो सकता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ठीक है, मुझे भी पता है आपको कंफ्यूजन किस चीज में होगी, ए और बी पार्ट में कंफ्यूजन होगी, क्या इसका नाम एनोड है या इसका नाम कैथोड है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन? 11th क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है वो आप मुझे अभी लिख के बताओ, कमेंट सेक्शन में अभी लिखो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर 11th question? Is it A or is it B? Is it anode rays or is it cathode rays? Okay, so next आते हैं next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोलाइडल सोल्यूशन। तो अभी हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहां से क्वेश्चन आया है कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर नंबर 2 में। तो दीज आर, क्या बोल रहा है कि विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या था बेटा? कोलाइडल सोल्यूशन क्या था? दीज आर विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो कहता है अगर आप इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप में अगर आप उसको देखोगे तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। देन देयर इज द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो वो सेटल डाउन नहीं होगे। बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, उनको आप अंडर विजिबल माइक्रोस्कोप के अंदर वो विजिबल होते हैं, बिल्कुल सही है। दे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। क्या इसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं? नहीं, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। एक सेकेंड, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, हाँ, सो दीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके बीच में आयंस की फॉर्म की बात कर रहा है वो। देन देयर आर, दीज आर होमोजीनियस इन नेचर। ये क्या है? होमोजीनियस होते हैं नेचर में। अच्छा, इसमें सबसे मेन जो चीज है वो कहाँ पे आके अटकता है बंदा, कि क्या ये होमोजीनियस होते हैं या ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है।
क्या ये होमोजीनियस होते हैं या ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। इसी बात में बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि अगर आप पानी में डेटोल को डालते हो या मिल्क को डालते हो तो आपको देखने से यही लगेगा कि ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये थ्रू आउट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो आपको क्या लगेगा, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअल में ये अपीयर करता है कि ये क्या है, होमोजीनियस है। हमें दिखने में ऐसा लगता है, ठीक है, दिखने में कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और है। दिखने में हमें क्या लगता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये सेटल, ये थ्रू आउट यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि दिखने में हमें क्या लग रहा है कि ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कि डी बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आपने इस प्रॉपर लाइन को नहीं लिखना तो हम इसको सिंपल भाषा में क्या बोल देते हैं, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट इज solubility of a gas in liquid increases on, अगर आपके पास गैस है, हम कोक की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोक की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस क्या होती है, इसके बीच में हमने बीच में डाली होती है, ठीक है, तभी एकदम से जब हम उसको शेक करते हैं तो निकालते हैं तो गैस बर्स्ट आउट होके बाहर आ जाती है, क्योंकि वो बाहर जाना चाहती है, ठीक है। हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ा दी है, तो गैसेस मॉलिक्यूल इसलिए बाहर की तरफ आते हैं। तो बेटा कोक के बीच में कार्बोनिक एसिड होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कैसे इंक्रीज होती है लिक्विड में, अगर हमारे पास गैस है, अगर हम उसमें प्रेशर को इंक्रीज कर दे, देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत दूर दूर हैं तो वो और दूर की तरफ भागेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजिंग, चैप्टर इंक्रीजिंग, इस पे एक मिनट, solubility of gas increases on increasing temperature, decreasing pressure, increasing temperature and pressure. Okay. तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, दूर दूर और भागेंगे, और हमने मॉलिक्यूल को पास लेके आना है अगर हमने सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज होगी। देन उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, दैट इज डिक्रीजिंग प्रेशर। अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन इंक्रीजिंग प्रेशर पे भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो ये डिक्रीज ही होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज डिक्रीज। क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में क्या आ जाएंगे, और भी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल क्लोज आने का क्या मतलब है कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ चुकी है गैस की उस लिक्विड में। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्स्ड फेस इज अ लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज अ गैस। तो डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। मीडियम क्या है, सपोज कर लो जो ज्यादा अमाउंट में है, हम इसको मीडियम को सॉल्वेंट की तरह ले सकते हैं, एंड डिस्पर्स्ड फेस को सॉल्यूट की तरह आप रख सकते हो। अगर आप सिंपल भाषा में इसको याद रखना चाहते हो कि डिस्पर्स्ड फेस क्या है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, मीडियम क्या सॉल्वेंट की तरह है, फेस क्या है जिसको आपने ऊपर से स्मॉल अमाउंट में डाला है, ठीक है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो यहाँ पे जब हम कोलाइडल टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की बात करते हैं, जब हम टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एरोसोल, फोम, इस तरह की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, जिसका आपको चार्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी में चार्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको डिस्पर्जन फेज क्या है, ठीक है,
फेस क्या है, ये फेस क्या है, मीडियम क्या है, और आपस में मिलके अगर ये फेस लिक्विड है और ये गैस है तो मिलके एरोसोल बनाएगा। अगर ये सॉलिड है, गैस है, तो मिलके एरोसोल बनाएगा। अगर ये गैस लिक्विड में है तो ये फोम बनाएगा। अगर ये दोनों ही लिक्विड हैं तो ये इमल्शन बनाएगा। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी एरोसोल कब बनती है, फोम कब बनती है, इमल्शन कब बनती है, इसमें डिस्पर्जन फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, और इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी आपको क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कौन कौन से 2 टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको तीनों की प्रॉपर्टीज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ तीनों सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपको चार्ट अच्छे से देख लेना एक बारी। तो इस पे क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे डिस्पर्जन फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, गैस, ठीक है। डिस्पर्जन फेज जो हो वो क्या हो, लिक्विड हो, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, ये लिक्विड है, एंड ये यहाँ पे हमें गैस बोला गया है, मतलब ये एरोसोल की बात कर रहा है, ठीक है। आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉर्म, तो आप ऑप्शन में क्या लिखोगे उसको, एरोसोल इज द टाइप ऑफ कोलाइड दैट इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे ऑप्शन एग्जाम्पल क्या है, फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको, यहाँ पे दिख ही रहा है हमें कोलाइड, क्लाउड आ रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्लाउड, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स भी साथ में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक और बच्चों के दिमाग में आता है कि इस चीज को याद कैसे करा जाए, इस चीज को याद कैसे करा जाए। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने आपको कराई थी, सो स्वीट गर्लफ्रेंड, क्या थी, सोल स्वीट गर्लफ्रेंड, सॉर्टेड इमोशंस, हाँ, दिस इज सो स्वीट गर्लफ्रेंड, सॉर्टेड इमोशंस, फाइनली आ गई आगे। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक से इस चीज को याद कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से याद, अगर आपको सीधा ही याद हो रहा है बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो ट्रिक में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप इस चीज को ट्रिक से, निमोनिक से याद कर सकते हो, और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स को डेली लाइफ में, एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं, उसी चीज को आपने याद रखना है, क्योंकि आपसे सीधा पूछा गया है कि क्लाउड क्या है, क्लाउड के बीच में कौन सा डिस्पर्जन फेज है, कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है। नाउ मिल्क इज अ डैश सोल्यूशन वाइल विनेगर इज अ डैश सोल्यूशन। तो इन्होंने बोला है मिल्क किस तरह का सोल्यूशन है, विनेगर किस तरह का सोल्यूशन है। मिल्क मैंने आपको बताया है, मिल्क क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। डिटॉल को पानी में मिक्स करोगे वो भी एक कोलाइडल है। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स तो हमने सारे पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। विनेगर क्या होता है, विनेगर एसिटिक एसिड के बीच में पानी होता है। व्हाट इज विनेगर, विनेगर इज सिरका, ठीक है। इसमें एसिटिक एसिड के बीच में क्या डाला जाता है, वाटर डाला जाता है। तो दोनों ही लिक्विड मीडियम में होते हैं। ये ट्रू सोल्यूशन टोटली मिक्स हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये एक ट्रू सोल्यूशन बनाता है। ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, एक ट्रू सोल्यूशन बनाता है। सो द करेक्ट आंसर इज colloidal and true solution. Option number D is the correct answer for this. Option number D is the correct answer for this. So next question is which of the following is not a chemical change? आपको physical change and chemical changes के बारे में knowledge होनी चाहिए, ठीक है। physical change जैसे जब हमारी ice melt होती है, ice melt होती है तो वो क्या है, physical state उसकी बदल गया, that is a physical change। तो chemical change क्या होता है, जिसमें कुछ chemical reactions हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो electrolysis of water, इसमें क्या होता है, पानी टूट जाता है, ठीक है, किसमें, आयंस में टूट जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इसमें टेक प्लेस हो रहा है। सो दिस इज द केमिकल चेंज। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। हमने नॉट देखना है कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर मतलब कि H2O आपके पास लिक्विड स्टेट में है और बॉइल करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने अपनी फिजिकल स्टेट बदली है, इसने क्या है, अपनी फिजिकल स्टेट बदली है, ठीक है। फिजिकल स्टेट जो है इसकी चेंज हो रही है। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। वही हमने देखना था कि इसमें कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, यानी कि कौन सा फिजिकल चेंज है। सो आंसर तो पता लग गया है, दैट बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम बाकी 2 ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड,
फूड डाइजेस्ट होता है, इसमें भी केमिकल चेंजेस होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, फर्दर सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है, फिर वो एटीपी एनर्जी में कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज ही है, ठीक है। ये क्या है, केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन क्या होती है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास ये चीज बनेगी, तो ये क्या है, केमिकल चेंज ही है। तो ये सारे क्या है, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। कौन सा इसमें केमिकल चेंज नहीं है, दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर इज नॉट अ केमिकल चेंज, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट आता है अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें हम और भी ज्यादा किस चीज को डाल सकते हैं, सॉल्यूट को डाल सकते हैं, विदाउट in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature, ठीक है, जिसमें हम जैसे हम शुगर को डाल रहे हैं, ठीक है, शुगर को इसके बीच में डाल रहे हैं, यहाँ पे पानी है, तो एक पॉइंट आ जाता है जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को नहीं डाल पाते, ठीक है, और ज्यादा सॉल्यूट को नहीं डाल पाते, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इज इट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, इज इट अ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें हम और सल्यूट को नहीं डाल सकते। इसमें ना कैन नॉट कर लो, यहाँ पे कर लो कैन नॉट, ठीक है, अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व, और ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को नहीं हम डाल सकते, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे। ये भी आपका किस चैप्टर से आता है, चैप्टर नंबर 2 से आता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, ये टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका मुझे आंसर दो कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी है आपके सिलेबस में, थोड़ा सा इसका टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है, ये दोनों तो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। तो जब हम और ज्यादा आप चीनी डाल रहे हो, अभी आप उसको जब एक लेवल मेंटेन हो जाता है कि इससे ज्यादा चीनी अभी इसमें नहीं घुलेगी, तो उसे हम उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, व्हाट इज द नेम फॉर दैट। तो इसका आंसर दो, एक तो आपको 11th क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको 18th क्वेश्चन का आंसर देना है, किसमें, कमेंट्स में। इन दोनों के आंसर्स मुझे चाहिए आपके कमेंट सेक्शन में, 11th का और 18th का क्या आंसर है। दोनों में कंफ्यूजन किसमें आती है, ए एंड बी में ही कंफ्यूजन आती है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। 11th एंड 18th दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, आई विल सी कि कौन कौन सा बच्चा सही आंसर दे रहा है, कौन सा गलत आंसर दे रहा है। आंसर जरूर देना है, चाहे गलत हो, पर आपको अपने आप करेक्ट कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, कौन सा इसके बीच में कंपाउंड नहीं है। तो बेटा देखो, यहाँ पे आपको कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए। कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड केमिकली बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, केमिकली बॉन्ड बनाता है। अगर हम मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर तो बेटा जैसे हमारे पास शुगर को आपने पानी में मिक्स कर दिया, तो ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बस उसमें घुल जाएगी चीज, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगी। बट अगर हम बात करें H2O की, NH3 की, तो ये सारे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ केमिकली बॉन्डेड है, केमिकली बॉन्ड बनाया हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड कि वो केमिकल बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, कंपाउंड नहीं है, नॉट अ कंपाउंड। तो कॉमन सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट इज NaCl, ठीक है, दैट इज अ कंपाउंड, Na एंड Cl के साथ बना होता है। ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। अगर इसको प्रिसाइसली बोले तो ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, कोवेलेंट नहीं। ये कौन से बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। Na पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये आपस में जुड़ा होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। आयंस आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। अमोनिया क्या होता है, दैट इज NH3, ठीक है। उसके बाद आता है आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन को हमने क्रश कर दिया, आयरन को क्रश कर दिया। तो आयरन क्या करेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कंपाउंड तो नहीं बना रहा, वो
आयरन आयरन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। और कंपाउंड क्या होता है, जब डिफरेंट एटम्स क्या बनाते हैं, आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो Fe क्या होगा, दैट विल नॉट बी अ कंपाउंड। ये क्या है, कोई कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक एलिमेंट है। ये क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, ठीक है। आयरन इज व्हाट, ये एक एलिमेंट है। देन देयर इज वाटर। वाटर क्या है, H2O, वो भी क्या बना रहा है, केमिकली बॉन्ड ही बना रहा है। दो डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, ये तीनों क्या है, कंपाउंड्स हैं। कौन सा इसमें कंपाउंड नहीं है, दैट इज आयरन फिलिंग इज नॉट अ कंपाउंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कैन बी डन बाय। लिक्विफाई करना मतलब गैस है उसको हमने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, यहाँ पे ऐसे दूर दूर हैं, हमने लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्या हमारा टास्क है, हमने जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने इंक्रीज करना है। काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे डिक्रीज करना है। ये हमारा टास्क है। अगर हमने एक गैस को लिक्विफाई करना है तो ये चीज कैसे होगी, क्या ये टेम्परेचर को कम करके एंड प्रेशर को कम करके हो जाएगी, दोनों चीजों को कम करना, लोअरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तो वैसे ऑपोजिट चीजें हैं। अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो तो मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, ठीक है। लोअरिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर को कम करते हो, प्रेशर को कम करना मतलब उसको मॉलिक्यूल्स को दूर भेज देना, उनकी इंटर पार्टिकल स्पेस को बढ़ा देना। तो ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई दोनों, ठीक है। अगर हम दोनों ही चीजें करेंगे ना तो मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना पास आ पाएंगे ना दूर जा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिंग टेम्परेचर। तो बेटा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो चीज और भी दूर दूर हो जाएगी, पर हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना है। सो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। देन लोअरिंग टेम्परेचर एंड रेजिंग प्रेशर, टेम्परेचर को कम करना मतलब कूलनेस देना, ठंडक देना, वही हमने करना है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम करना, ठीक है, पार्टिकल जो है बहुत पास पास आ जाएंगे, इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है उनमें डिक्रीज हो जाएंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि टेम्परेचर को कम करना एंड रेजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करना मतलब यहां से अगर आप प्रेशर लगा रहे हो किसी चीज पे, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, वही हमारा टास्क है, हमने मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आना है। सो ये भी बिल्कुल सही है, लोअरिंग टेम्परेचर एंड रेजिंग प्रेशर, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट इन्होंने बोला है कि सिर्फ लोअरिंग प्रेशर को ही कम करके टेम्परेचर तो आपको बढ़ाने की, टेम्परेचर कम करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले तो लोअरिंग प्रेशर इज अ रॉन्ग आंसर, लोअरिंग प्रेशर को कम करके आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना है एंड टेम्परेचर को कम करना है, ताकि ये पार्टिकल्स जो हैं वो पास में आ सके, इंटर पार्टिकल स्पेसेस इनकी कम हो सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बढ़ सके, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हो सके। तो ये क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से आया है हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारे पास अभी थोड़े से क्वेश्चन रह गए। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, किस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, बॉइलिंग में, सब्लिमेशन में, कॉन्डेंसेशन में। देखो यहाँ पे हम जब सॉलिड देन लिक्विड देन यहाँ पे था गैस, तो इनकी इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, अगर सॉलिड टू गैस जा रहे हो, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, और अगर आप इसके ऑपोजिट आ रहे हो, ठीक है। तो पहले तो आपको ये चार्ट के बारे में बताना चाहिए। अगर आप सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड मतलब आप क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो। जब आप इस एरो की तरफ आ रहे हो, जिस एरो को मैं अभी किससे मेंशन करूंगी, इस एरो को हम ग्रीन से मेंशन कर देते हैं। जब आप इस एरो की तरफ जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहे हो, टेम्परेचर को कंज्यूम कर रहे हो, ताकि सॉलिड से लिक्विड में चला जाए। देन आप लिक्विड टू गैस में जाते हो, उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं, इसमें भी आप टेम्परेचर को कंज्यूम कर रहे
रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, गैस टू सॉलिड में जा रहे हो, इसमें भी क्या कर रहे हो, सब्लिमेशन हो रही है, तब भी हम क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे बॉइलिंग में भी क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंड सब्लिमेशन में भी क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों में तो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट इज कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन क्या होती है हमारे पास, कॉन्डेंसेशन क्या होती है, कॉन्डेंसेशन क्या होती है हमारे पास, कॉन्डेंसेशन इज जब कोई चीज गैस से लिक्विड की तरफ जाती है, मतलब गैस से लिक्विड की तरफ जा रही है, दैट मीन्स ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे दिस इज कॉन्डेंसेशन। तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या आना है, पास आना है, तो एनर्जी को वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। तो ये एनर्जी कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड में, दैट मीन्स बॉइलिंग एंड सब्लिमेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, कॉन्डेंसेशन में एनर्जी क्या एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे आता है, न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज, न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास। तो कहता है न्यूट्रॉन के पार्टिकल की बात कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है कि हैव नो चार्ज। पहले से देखते हैं, +1 यूनिट चार्ज एंड 1 यूनिट मास। चार्ज तो इसके पास होता ही नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नो चार्ज एंड 1 यूनिट मास, चार्ज नहीं होता और उसके पास मास 1 यूनिट होता है। हैव नो मास नो चार्ज, ये भी गलत है। ठीक है, उसके पास मास तो होता है बट चार्ज नहीं होता। हैव -1 यूनिट चार्ज एंड दिस, ये भी गलत है कि उसके पास -1 चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन होता कैसा है, न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है, मास होता है बट चार्ज नहीं होता। ठीक है, चार्ज इसके बीच में नहीं होता, और यह कहाँ पे लाई करता है, न्यूक्लियस के बीच में लाई करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नो चार्ज एंड 1 यूनिट mass. Okay, next is the ratio of mass of proton to mass of electron is, mass of proton, ठीक है, mass of proton to mass of electron, to mass of electron। तो इस चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस चीज को बस याद रखना है आपको। सो ऑप्शन इज 1840 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1840 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्या होता है इसके बीच में रेशो 1840। अब इसकी कैलकुलेशन तो पेपर में नहीं कर सकते, तो ऐसे एक आधा ही क्वेश्चन है ऐसा, तो उस चीज को हम याद ही कर लेते हैं। 1840 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियस, द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियस, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट ही नहीं होते एटॉमिक न्यूक्लियस में, एंड प्रोटॉन्स जो अकेले प्रेजेंट नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। तो न्यूक्लियॉन्स होता क्या है बेटा, न्यूक्लियॉन्स होते हैं दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको मिला के हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियॉन्स है, आपस में न्यूक्लियॉन्स है। तो लास्ट ऑप्शन भी गलत है, द पार्टिकल्स एमिटेड इन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जो पार्टिकल्स रेडियो एक्टिविटी में डिके होते हैं उसको न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलते। ठीक है, उसको न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलते। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो उसके बीच में बोल रहा है कि न्यूट्रॉन्स के बारे में बताओ। तो एक्चुअल में आइसोटॉप्स इन टर्म्स ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो आइसोटॉप्स कौन से होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट सेम। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट सेम, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम नहीं होते, दैट मीन्स इसके मास में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट इनका मास नंबर जो है दैट इज नॉट सेम। ठीक है, मास नंबर इनका सेम नहीं होता। इसी बेसिस में आप मुझे ये बता दो कि इसी बेसिस में मुझे ये बता दो कि आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं, मुझे ये भी बता दो आइसोबार्स क्या होते हैं।
ठीक है, मैंने आपको करवाया हुआ है व्हाट आर आइसोबार्स। तो आइसोटॉप्स के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया कि क्या चीज होती है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन इटसेल्फ, ठीक है, हाइड्रोजन का, देन ड्यूटेरियम, देन ट्रिटियम। तो यहाँ पे तीनों में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारे पास इसका पहला आइसोटॉप होता है उसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है। तो पहले वाले में 1 न्यूट्रॉन होता है, नहीं पहले वाले में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन इज द ओनली एटम, हाइड्रोजन इज द ओनली एटम जिसके बीच में क्या होता है, नो न्यूट्रॉन, ठीक है। जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन होते हैं। जो हमारे पास हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप होता है उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते, 0 न्यूट्रॉन। जो ड्यूटेरियम होता है उसमें 1 न्यूट्रॉन आ जाता है, उसमें क्या होता है, 1 न्यूट्रॉन आ जाता है। जो ट्रिटियम होता है थर्ड आइसोटॉप, दैट इज उसमें 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट थिंग। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन के पहले आइसोटॉप में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक लौता ऐसा एटम होता है जिसके बीच में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन ही प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज option number A, that is 0, 1 and 2 are number of neutrons present in H, D and T, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने एमसीक्यूज करे हैं, इसके बाद हम टॉप असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे। सो बच्चा कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बहुत कम टाइम रह गया है आपके एग्जाम्स को, जम के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आप अपनी रिवीजन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।